दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश आर्या। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती की और मैं हूं अभी कुरुक्षेत्र में, जहां से पूरी दुनिया को एक संदेश मिला और ये प्राकृतिक खेती का भी संदेश कुरुक्षेत्र से मिला है। और ये कुरुक्षेत्र से जो संदेश दिया है वो अभी इस समय गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने। आचार्य देवव्रत जी ने आज से 8 साल पहले प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। तब वो राज्यपाल नहीं थे, आज वो राज्यपाल हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती देश में कैसे होनी चाहिए ये सिखाया। आज हमारे साथ बातचीत के लिए आचार्य जी हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते आर्य जी। आपने प्राकृतिक खेती कैसे शुरू की और कहाँ से आपको ये आइडिया आया? आर्य जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इस परिसर में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लगभग 15 प्रदेशों के 1,500 छात्र यहाँ पर आवासीय रूप से विद्याध्ययन करते हैं। इन छात्रों के भोजन के लिए हमारे पास 200 एकड़ भूमि अपनी है। उसमें मैं रासायनिक खेती जैसे आम किसान करते हैं वैसे ही करता था, लेकिन मेरे अनुभव में आ रहा था कि मेरे पास 1,500 इतने कोमल देश का भविष्य बालक हैं और इनको जो आहार हम दे रहे हैं वो रासायनिक कृषि का दे रहे हैं। हम अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक इनका प्रयोग आम रूप से करते थे। तो इतना जहर अपने हाथों से हम डालते थे, तो मन में विचार आता था ये जहर भोजन के द्वारा बच्चों में भी आ रहा है, इसका विकल्प हमने ढूंढना चाहिए। और इसके विकल्प के रूप में मैंने जैविक कृषि प्रारंभ की। मैंने केचुआ पालना शुरू किया, उनके लिए पिट बनाए, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया और ये सब कुछ काम करके मैंने 5-7 एकड़ ज़मीन में ये परीक्षण शुरू किया। पहले ही साल मेरा उत्पादन न के बराबर हुआ। खरपतवार पैदा हो गया, कीड़ों ने खेत को खा लिया और हमें बड़ी निराशा हाथ लगी। मैंने फिर भी प्रयास किया 5-6 एकड़ में अगले साल, तो उससे कुछ अगले साल कुछ राहत मिली। लेकिन 3 साल में इस खेती को किया तो उससे उत्पादन मेरा नहीं बढ़ा और खरपतवार बढ़ गया, लागत भी कम नहीं हुई, तो मेरी कोई ज़्यादा रुचि नहीं बन पाई। इसी बीच में मेरा परिचय पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से हुआ, जो मूलतः महाराष्ट्र से हैं। उन दिनों वो जीरो बजट प्राकृतिक खेती का प्रचार करते थे, तो इसी गुरुकुल में मैंने उनको बुलाया। 400-500 किसान आमंत्रित किए और उनका मैंने 5 दिन का एक शिविर लगवाया। मैं स्वयं उस शिविर में बैठा, तो उन्होंने जो पद्धति दी वो मेरी काफ़ी समझ में आई। तो मैंने जैविक खेती को छोड़ दिया और उनकी पद्धति से प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उसके इतने अच्छे परिणाम आए कि पहले ही वर्ष मेरा उत्पादन उतना ही हुआ जितना मैं रासायनिक खेती से करता था और मैंने 100 एकड़ में इस खेती को प्रारंभ कर दिया। एकदम 100 एकड़ में हमने काम किया और उसका परिणाम बिल्कुल संतोषजनक रहा। हमारी जो ज़मीन की गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी हो गई और पर्यावरण तो इस पद्धति से खराब होता ही नहीं। पालेकर जी 2 प्रकार के खाद बनवाते हैं, एक का नाम जीवामृत है, एक का नाम घन जीवामृत है, जो विशुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय से तैयार होता है। अभी आपने कहा कि जीवामृत और घन जीवामृत जी, तो ये कैसे बनते हैं? हाँ, और इसका कैसे खेती में उपयोग होता है? बहुत अच्छा जी। इसमें आर्य जी जीवामृत एक तरल खाद है, घन जीवामृत एक ठोस खाद है। वो हम यहाँ बनाते हैं, आपको अभी उसको दिखाएंगे भी। उसमें हम क्या करते हैं, 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम ले लेते हैं,
उसमें लगभग 170-80 केजी पानी भर लेते हैं। देसी नस्ल की जो गायें, भारतीय नस्ल की, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, कांकरेज, गिर, इन्हीं में ये गुणवत्ता है। बाकी जो हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गायें, उनमें ये गुणवत्ता नहीं। भैंस बैल में भी ये गुणवत्ता नहीं मिली। हमने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया है और उसमें ये पाया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु हैं। तो हम ये खाद कैसे बनाते हैं जीवामृत? इस ड्रम को हम पानी से भर लिया। देसी गाय 24 घंटे में रात दिन में लगभग 8-7 किलो गौमूत्र देती है और 8-10 किलो गोबर देती है। तो एक रात दिन का गोबर गौमूत्र इकट्ठा करके इस ड्रम में डाल देते हैं और फिर 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। बड़े पेड़ की क्यों, खेत की क्यों नहीं? खेत की इसलिए नहीं क्योंकि हमने रासायनिक डाल करके उसकी खेती के जीवाणुओं को मार दिया है। और पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी पड़ा नहीं, तो वहाँ नेचुरल प्राकृतिक मिट्टी है, तो उसमें जीवाणुओं का भंडार है। तो अब हमने ये सब चीज़ें उस ड्रम में डाल दी। उसमें 170 लीटर के करीब पानी हो गया। 8-10 किलो गोबर, 8-10 किलो गौमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और लकड़ी के एक डंडे से हम इसे क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम घोलते हैं, कुल 4-5 दिन। और इस ड्रम को हमने छाया में रखना, धूप में नहीं रखना। अब इससे क्या होगा कि जब गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे और मिट्टी में कितने ऑलरेडी पहले से जीवाणु हैं? इन सब जीवाणुओं को खाने के लिए तो प्रोटीन मिल गया, दाल का बेसन, उससे बलवान बनेंगे और गुड़ से मल्टीप्लाई होकर के बढ़ेंगे। तो अब इनकी संख्या असंख्य हो जाती, कोई गिनती में नहीं आती। अब जब हम पानी देते हैं खेत में, तो पानी के साथ बूंद बूंद खेत में छोड़ देते हैं, अपने आप चला जाएगा, या ड्रिप प्रणाली से भी दे सकते हैं। तो पूरे खेत में जब ये जीवामृत फैलता है तो ये खाद नहीं है, ये उसमें जामुन का काम करता है। जैसे 1 क्विंटल दूध में हम 1 चम्मच दही डालते हैं तो पूरा दूध दही में बदल जाता है। ये जीवामृत खेत में वैसा ही काम करता है। 1 दिन के गोबर गौमूत्र से तैयार किया हुआ गाय से यह जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जब ये खेत में मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके वहाँ जीवाणुओं का भंडार, असंख्य जीवाणु पैदा करता है। और पौधे को ये खाद नहीं चाहिए, उसको जीवाणु चाहिए और वो जीवाणु पौधे की जड़ के लिए भोजन तैयार करते हैं, जिससे पौधा पल्लवित, पुष्पित, विकसित होता। उदाहरण के लिए जंगल में जाइए, बीहड़ जंगल में पेड़ मिलेंगे, उनको यूरिया कौन देता है? उनको डीएपी कौन देता है? उनको पानी कौन देता है? लेकिन वहाँ यही प्राकृतिक फार्मूला काम करता है। आचार्य जी, प्राकृतिक खेती में बजट शून्य है, उत्पादन ज़्यादा है। आपने जो नए प्रयोग किए हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं और इसका कितना उत्पादन में आपको लाभ हुआ है? देखिए, हमारे लगभग 200 एकड़ का खेत है। उसमें हम धान पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं और सरसों पैदा करते हैं, चना दालें पैदा करते हैं, हमारा गेहूं पैदा करते हैं। अभी धान हमारे कटे हैं, अब धान का सीज़न है, तो हमारी जो मोटी धान की किस्में हैं, लगभग एवरेज पूरे खेत में लगभग 100 एकड़ के लगभग हमारा धान था।
और उसमें 33 क्विंटल के लगभग हमारी एवरेज पड़ी है। और ये धान वो है जो हमने हाथ से कटवाया है। यदि हम मशीन से कटवाते हैं तो उसमें मॉइस्चर बढ़ करके ये 36-37 क्विंटल तक भी वज़न हो गया। लेकिन सही वज़न हमारा सूखने के बाद, तैयारी के बाद 32.5 क्विंटल 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। जबकि जो रासायनिक खेती करने वाले किसान हैं उनसे मैंने पूछा है, अभी मैं गुरुकुल में ही आया हुआ हूँ, मेरे पास अनेक किसान मिलने आ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रासायनिक किया, आपका धान कितना पैदा हुआ? उन्होंने कहा जी 22 से 28 क्विंटल, जबकि उन्होंने 1 एकड़ पे 12 से 14 हज़ार रुपये खर्च किया है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले ज़्यादा लाभदायक है। ये आपके सामने है। और हमारे खेत देखने के लिए इसी 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री अपने पूरे कुछ अधिकारियों के साथ, कृषि विभाग के वीसीज के साथ आए हैं और हमारे खेतों को हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपनी पूरे और कृषि मंत्री सहित पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। ऐसे केंद्र के अनेक हमारे पास सांसद, मंत्री और आम किसान तो हजारों की संख्या में कृषि को आपका देखते जो हैं। प्रयोग है आपने जो नई खेती, प्राकृतिक खेती का जो प्रयोग नया किया है, उसको देखने के लिए कुरुक्षेत्र में सारी सरकारें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। इससे आप कितना संतुष्ट हैं? और क्या आप जब हिमाचल में राज्यपाल रहे तो वहाँ भी ये प्रयोग किया आपने, और अभी आप गुजरात में हैं तो क्या वहाँ भी इनके प्रयोग कर रहे हैं, इसके कुछ प्रयास हो रहे हैं? आर्य जी, मैं जब हिमाचल में गया तो मैंने वहाँ के किसानों में एक जन जागरण शुरू किया और कहा जिस खेती को मैं बिना खर्चे के करके लाभान्वित हूँ, क्यों न हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका लाभ दिया जाए। और जब से वहाँ श्री जयराम ठाकुर की सरकार बनी, वो कृषि मंत्री बने हैं, तो उनको मैंने ये पद्धति की जानकारी दी। उन्होंने पूरे सरकार को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। उसमें एमएलए थे, मंत्री थे, कृषि के अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, सब लोग आए। और मैंने सुभाष पालेकर जी को बुलाया। एक दिन की कार्यशाला रख करके उनकी समझ में आया कि ये काम हमने शुरू करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया और हमने आज से 3 वर्ष पहले काम शुरू कर दिया। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, पिछले इन 3 साल के प्रयास में इस समय हिमाचल प्रदेश में 80,000 किसान, बागवान इसी खेती को कर रहे हैं। गुजरात के अभी आप राज्यपाल हैं, वहाँ जो आपने ये अपनी नई खेती के प्रयोग कितने किए हैं और उसके वहाँ कितने अच्छे परिणाम आ रहे हैं? मैं गुजरात में गए लगभग मुझे 1.25 साल हुआ है। ये 5-7 महीने तो कोरोना ने ख़राब कर दिए हैं, लेकिन जब मैं गया तो मैंने जाते ही ये मिशन शुरू किया और पालेकर जी को बुला के हमने लगभग 22,000 ट्रेनर किसान तैयार किए। 5-7 गुजरात में 7 दिन के शिविर लगा करके। तो लोगों में इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि ये जो खरीफ की फसल गई है, इसमें गुजरात में 1,20,000 के लगभग लोगों ने इसी प्राकृतिक खेती को किया है और 5,05,000 लोगों के आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। आपने गुजरात के अंदर वहाँ के टीचर्स को भी इस नई खेती, प्राकृतिक खेती में उनको लगाया है, जोड़ा है, तो इससे क्या लगता है कि आपको इसके परिणाम अच्छे आएंगे? हाँ आर्य जी, ये बड़ा आपने प्रश्न किया कि मैंने एक विचार बनाया कि इसको हमें जन आंदोलन बनाना है, क्योंकि गांव में अध्यापक लोग स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं और गांव के बच्चे उन पे आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं। तो ये सोच कर के मैंने वहाँ के टीचर्स को, अध्यापक गण को भी इससे जोड़ा और कई लाख अध्यापकों को मैंने ऑनलाइन संबोधित करके
इस प्राकृतिक खेती के मिशन को समझाया और जोड़ा। और इसी के साथ जितने भी धर्म गुरु हैं, धार्मिक संस्थाओं के हमारे सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, त्यागी तपस्वी महात्मा हैं, उनको भी मैंने जोड़ा ताकि वो अपने सत्संग में जो भी खेडूत किसान वहाँ आएँ तो वो उनको इस पद्धति की जानकारी दें और प्रोत्साहित करें। और इसके साथ जितनी भी गुजरात में गौशालाएँ, पिंजरापोल हैं, उन सब अधिकारियों को मैंने बुलाया, मीटिंग ली कि आप किसानों को गाय उपलब्ध कराने में हमारी मदद करें। तो एक वहाँ ज़बरदस्त वातावरण बना है, बहुत अच्छा बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी इस नए प्रयोग पर एक टास्क फोर्स बनाया है और उसके क्या अभी रिजल्ट हैं और उसमें क्या अभी तक काम हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत की सस्य श्यामला ये धरती जहर मुक्त बने और भारत के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने और भारत का किसान समृद्ध हो, विकसित हो, उसको आर्थिक लाभ हो। इस मिशन को लेकर के पहली बार केंद्र सरकार और केंद्रीय अपना कृषि मंत्रालय इतना गंभीर है कि पिछले इन महीनों में कई बड़े बड़े कार्यक्रम नीति आयोग के माध्यम से और कृषि विभाग के सौजन्य से चलाए जा रहे हैं। पूरे देश में एक विभाग इन्होंने स्थापित किया है कि हम प्राकृतिक खेती के मिशन को पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे। गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो राष्ट्रपति भवन में हुई, उसमें भी प्राकृतिक खेती के प्रयोगों पर चर्चा हुई, इसका पूरा एक सत्र हुआ। तो उसके क्या परिणाम रहे और ये कितना आगे तक बढ़ा है काम? देखिए, आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत की सरकार प्राकृतिक खेती के मिशन की दिशा में कितनी गंभीर है। अब की बार जो हमारा सम्मेलन हुआ राज्यपालों का, तो उसमें विभिन्न तरह के विषय रखे गए। उसमें गुड गवर्नेंस का विषय था, हम एजुकेशन को कैसे उन्नत कर सकते हैं, ऐसे विषय थे। तो उसमें प्राकृतिक खेती का भी विषय था। तो इसका कन्वीनर मैं था और 5 प्रांतों के गवर्नर्स, मुख्य रूप से हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अपना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 5 गवर्नर्स यहाँ गुरुकुल में आए, यहीं पर मीटिंग हुई और उन्होंने हमारे खेतों को देखकर इतना उत्साह मिला कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी अपने अपने प्रदेश में जाकर और किसानों को जागृत करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से अब तो पूरे प्रदेश में ये जागृति बड़ी तेज़ी से चल रही है। सरकारें यहाँ आपके इन प्रयोगों को देखने के लिए आ रही हैं, तो क्या उनको जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के जो अंतर हैं वो समझ में आ रहे हैं और इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न ये किया है। लंबे समय से एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ है, जैविक कृषि। अब जैविक कृषि मूल रूप से एक केचुए पे आधारित है, जो केचुआ भारतीय केचुआ नहीं है, वो बाहर के देशों से आयात किया जाता है, जो गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता, न मिट्टी में वो गहरा छेद बना पाता है और एक निश्चित टेम्परेचर होने पे वो मर जाता। हमारे क्लाइमेट में वो सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। और उसमें पिट बनाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए, उनको उलटना पुलटना बड़ा लंबा समय लगता है। और उसमें गोबर की खाद का, इसका वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होने से खरपतवार खेतों में जंगली घास बहुत पैदा होता है, उससे फिर निकालने में किसान का खर्चा लेबर में बहुत पड़ जाता है। और असली जो जैविक खेती का मूल आधार है उसको आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है। लेकिन ये जो प्राकृतिक विधि पालेकर जी की जो मैंने आपकी सेवा में रखी, इस पद्धति में इस प्रकार के गोबर की खाद जरूरत नहीं है, न इतने खाद की आवश्यकता है।
तो एक गाय से हम एक गाय से 30 एकड़ की खेती करवाते हैं, 30 एकड़ की। उदाहरण के लिए एक दिन के गोबर गौमूत्र से 1 एकड़ का जीवामृत तैयार हो गया, तो 30 दिन के गोबर गौमूत्र से 30 एकड़ का तैयार हो गया। अब गाय दूध भले ही ना दे, गोबर गौमूत्र तो प्रतिदिन देगी। तो ये फार्मूला जो है, इतना गोबर की खाद डालना, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा केवल जो भूमि में अवशेष, खेती के अवशेष, वो उसमें डाल दिए जाएं। आच्छादन वाष्पा की प्रक्रिया जो पालेकर जी बताते हैं वो की जाए। और ये जीवामृत और घन जीवामृत कैसे बनता है, वो ठोस खाद है। हम उसमें क्या करते हैं, 1 क्विंटल गोबर की, देसी गाय के गोबर लेते हैं, उसको थोड़ा बारीक करके 5-7 किलो गौमूत्र उसमें डालते हैं, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन और थोड़ी सी मिट्टी, 1 पाव भर, और उसको मिला करके रख देते हैं। 6 महीने भी वो खराब नहीं होता, तो में जीवाणुओं का भंडार बनता है। तो जब भी खेत को हम बोना चाहते हैं तो उससे पहले उसको बिछा के खेत में, और उसके बाद हम फसल लगाते हैं। तो ये 2-3 क्विंटल ही एकड़ के लिए पर्याप्त है, और उसमें 300 क्विंटल की जरूरत है। तो ये है, वो है जैविक खेती और ये है प्राकृतिक खेती, ये अंतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक खर्चे की खेती है, एक शून्य बजट की खेती है, दोनों में बहुत अंतर है। अब जैविक के नाम पे कुछ लोगों ने उद्योग खड़े कर लिए। और दरभंगा में जेपी नड्डा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वहीं आपको ले चलते हैं।